अरे दीदी, बहुत दिनों बाद आई हैं। मैं कितने दिनों से आपको बुलाने की बात कह रही थी। चलो अच्छा हुआ, अब आ गई। घर आते ही वह अपने कमरे की तरफ जाने लगी और वहाँ देखा तो अपने कमरे में पैर रखते ही पता नहीं क्यों दिल धक से रह जाता है। माँ के घर के मेरे कमरे में इतनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कमरे में मेरी पसंद की पीले कलर की दीवार हरे कलर की हो गई है। पर्दे भी क्रीम कलर की जगह चॉकलेटी रंग के लगा दिए गए हैं, जिन पर बड़े बड़े लाल फूल बने हुए हैं। मैं अपना पलंग दरवाजे के सामने वाली दीवार की तरफ रखना पसंद करती थी। अब भैया भाभी का दोहरा पलंग कुछ इस तरह रखा गया है कि वह दरवाजे से दिखाई ना दे। पलंग पर भाभी लेटी हुई है। जिधर मेरी पत्रिकाओं का रैक रखा जाता था, अब उसे हटाकर वहाँ झूला रख दिया गया है, जिसमें वह सफ़ेद मखमली सा शिशु किलकारियाँ ले रहा है, जिसके लिए मैं भैया की शादी के साल भर बाद ससुराल से भागी चली आ रही हूँ। आइए दीदी, आपकी आवाज़ से तो घर चहक रहा था, किंतु आपको तो पता ही है कि हमारी तो इस बिस्तर पर कैद ही हो गई है। भाभी के चेहरे पर नवजात मातृत्व की कामनीय आभा है। वह तकिए का सहारा लेकर बैठ जाती है। आप पलंग पर मेरे पास ही बैठ जाइए। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मेरी माँ के घर में मेरे कमरे में कोई बैठा मुझे ही एक पराये मेहमान की तरह आग्रह से बैठा रहा है। पहले यह बताइए कि आप कैसी हैं? मैं सहज बनने की कोशिश करती हूँ। यह तो हमें देखकर बताइए। आप चाहे उम्र में छोटी सही, लेकिन अब तो हमें आपके भतीजे को पालने के लिए आपके निर्देश चाहिए। हमने तो आपको ननद के साथ गुरु भी बना लिया है। मैं थोड़ा संकुचा जाती हूँ। भैया मुझसे 3 वर्ष ही बड़े थे, लेकिन उन्हीं की जिद थी कि पहले शिल्पा की शादी हो, तभी वह शादी करेंगे। मेरी शादी भी पहले हो गई और बच्चा भी। भाभी अपनी ही राव में बताए जा रही है कि किस तरह अंतिम क्षणों में उनकी हालत खराब हो गई थी। ऑपरेशन द्वारा प्रसव हुआ। आप तो बोलती थी कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, फिर ऑपरेशन क्यों हुआ? कहते हुए मेरी नज़र अलमारी पर फिसल जाती है, जहाँ मेरी इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी किताबें रखी रहती थी। वहाँ एक खाने में मुन्ने के कपड़े, दूसरे में झुनझुने व छोटे मोटे खिलौने, ऊपर वाला खाना गुलदस्तों से सजा हुआ है। सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन आजकल ये प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कुछ इस तरह गंभीर अवस्था का खाका खींचते हैं कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है और अगर आधे घंटे में बच्चा नहीं हुआ तो माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा है। घर वालों को तो घबरा कर ऑपरेशन के लिए हाँ कहनी पड़ती है। अब तो जिससे सुनो उसके ही ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। हमारे ज़माने में तो इक्का दुक्का बच्चे ही ऑपरेशन से होते थे। माँ शायद रसोई में हमारी बात सुन रही है, वहीं से हमारी बातों में दखल देती है। मेरी टटोलती निगाह उन क्षणों को छूना चाह रही है जो मैंने अपनी माँ के घर के इस कमरे में गुजारे हैं। परीक्षा की तैयारी करनी है तो यही कमरा, बाहर जाने के लिए तैयार होना है तो श्रृंगार मेज के सामने घूम घूम कर अपने आप को निखारने के लिए यही कमरा, माँ या पिताजी से कोई अपनी जिद मनवानी हो तो पलंग पर उल्टे लेटकर रूठने के लिए यही कमरा, या किसी बात पर रोना हो तो सुबकने के लिए इसी कमरे का कोना। मेरा क्या कुछ नहीं जुड़ा था इस कमरे से? अब यही इतना बेगाना लग रहा है कि
यह अपनी उछलती कूदती शिल्पा को पहचान नहीं पा रहा। तू यहीं छिपी बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। भैया आते ही एक चपत मेरे सिर पर लगाते हैं। भाभी के हाथ में कुछ पैकेट थमाकर कहते हैं, लीजिए, बंदा आपके लिए शक्तिवर्धक दवाएं व फल ले आया है। फिर मुन्ने को गोद में उठाकर अपना गाल उसके गाल से सटाते हुए कहते हैं, देखा तूने इसे? माँ कह रही थी बचपन में तू बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। अगर यह तुझ पर ही गया हो तो इसके नखरे उठाते उठाते हमारी मुसीबत ही आ जाएगी। मारूंगी ऐसा कहा तो। मैं तुनक कर जवाब देती हूँ, मुझे यह दृश्य भला सा लग रहा है। अपने संपूर्ण पुरुषत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचा पिता के गर्भ से दीप्त मुन्ने के गाल से सटा भैया का चेहरा। सब कुछ बेहद अच्छा लगने पर भी, इतनी खुश होते हुए भी एक कतरा उदासी चुपके से आकर मेरे पास बैठ जाती है। मैं भैया की शादी में कितनी मस्त थी। भैया की शादी की तैयारी करवाने महीना पहले ही चली आई थी। मैंने और माँ ने बहुत चाव से ढूंढकर शादी का सामान चुना था। अपने लिए शादी के दिन के लिए लहंगा व स्वागत समारोह के लिए साड़ी चुनी थी। बारात में भी देर तक नाचती रही थी। माँ व मैं घर पर सारी खुशियाँ समेट कर भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। भैया भाभी के आंचल से अपने फेरे की गांठ बांधे धीरे धीरे दरवाजे पर आ रहे थे। अंदर आने का कर लगेगा भैया, मैंने अपना हाथ फैला दिया था। पराए घर की छोकरी मुझसे कर मांग रही है, चल हट रास्ते से। भैया मुझे बहलाने के लिए आगे बढ़ते आए थे। मैं तो नहीं हटूंगी, मैं भी अड़ गई थी। अमित झिक ना कर, नेक तो देना ही होगा। माँ और एक बुजुर्ग महिला ने बीच बचाव किया था। तुम ही बताओ इसे कितनी बख्शीश दें? भैया ने स्नेहिल दृष्टि से भाभी को देखते हुए पूछा था। भाभी तो संकोच से आधे घूंघट में और भी सिमट गई थी, किंतु मुझे कुछ बुरा लगा था। मुझे कुछ देने के लिए भैया को अब किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। अपनी शादी के बाद पहले अमित का फिर चीनू का आगमन, सच ही मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हो गई थी। मुझे खुश देखती माँ, पिताजी व भैया की खुशी से उछलती तृप्त दृष्टि में भी एक कतार रेखा होती थी कि शिल्पा अब पराई हो गई। माँ तो मुझसे कितनी जुड़ी थी। घर का कोई महत्वपूर्ण काम होता तो शिल्पा से पूछ लो, कुछ विशेष सामान लाना हो तो शिल्पा से पूछ लो। शायद मेरे पराये हो जाने का एहसास ही उनके लिए मेरे बिछोह को सहने की शक्ति भी बना होगा। संभालो अपने शहजादे को। भैया मुन्ने को भाभी के पास लिटाते हुए बोले, अब पड़ेगी डांट। मैं यह कहने आया था कि मेज पर माँ व अमित जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। खाने की मेज पर चीनू नानी की गोद में बैठा दूध का गिलास ओटो से लगाए हुए है। मेरे बैठते ही माँ अमित से कहती है, अमित जी, मैं सोच रही हूँ कि 3 महीने बाद हम लोग मुन्ने का मुंडन करवा देंगे। आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि बच्चे के उतरे हुए बाल बुआ लेती है। मैं या अमित कुछ कहे इससे पहले ही भैया के मुंह से निकल पड़ता है, अब ये लोग इतनी जल्दी थोड़े ही आ पाएंगे। मैं जानती हूँ कि भैया की इस बात में कोई दुराव नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा चेहरा बेरौनक हो उठा है। अमित निर्विकार उत्तर देते हैं, 3 महीने बाद तो आना नहीं हो सकता। इतनी जल्दी मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। माँ जैसे बचपन में मेरे चेहरे की एकाएक रेखा पढ़ लेती थी, वैसे ही उन्होंने अब मेरे चेहरे की भाषा पढ़ ली है। वह भैया को हल्की सी
झिड़की देती है। तू कैसा भाई है, अपनी तरफ से ही बहन के ना आ सकने की मजबूरी बता रहा है। तभी तो हमारे लोकगीतों में कहा गया है, माय कहे बेटी नित नित आइयो, बाप कहे 6 मास, भाई कहे बहन साल पीछे आइयो। वह आगे की पंक्ति भाभी कहे कहा काम जानबूझ कर नहीं कहती माँ, मेरा यह मतलब नहीं था। अब भैया का चेहरा देखने लायक हो रहा है, लेकिन मैं वह अमित जोर से हंसकर वातावरण हल्का फुल्का कर देते हैं। मैं चाय पीते हुए देख रही हूँ कि माँ का चेहरा साल भर में खुशी से कितना खिलखिला हो गया है, वरना मेरी शादी के बाद उनकी सूरत कितनी बुझी बुझी रहती थी। जब भी मैं ससुराल से यहाँ आती तो वह 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी। हर समय उत्साह से भरी कोई ना कोई किस्सा कहानी सुनाने में लगी रहती थी। माँ आप बोलते बोलते थकती नहीं हैं? मैं चुटकी लेती। तू चली जाएगी तो सारे घर में मेरी बात सुनने वाला कौन बचेगा? हर समय मुँह सिए बैठी रहती हूँ, मुझे बोलने से मत मना कर। अकेले में तो सारा घर भैया संभाल करता रहता है, तो भैया की शादी कर दीजिए, दिल लग जाएगा। बस उसी के लिए लड़की देखनी है। तुम भी कोई लड़की नज़र में रखना। कभी माँ को मेरी शादी की चिंता थी। उन दिनों तो उनके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह मेरी शादी हो, लेकिन वह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उनका जीवन फिर ठिठक कर खड़ा हो गया था। कैसा होता है जीवन भी, एक पड़ाव पर पहुंचकर दूसरे पड़ाव पर पहुंचने की हड़बड़ी स्वतः ही अंकुरित हो जाती है। माँ लगता है अब आप बहुत खुश हैं। अभी तो तसल्ली से खुश होने का समय भी नहीं है। नौकर के होते हुए भी मैं तो मुन्ने की आया बन गई हूँ। सारे दिन उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। वह मुन्ने को रात के 10 बजे अपने बिस्तर पर लिटाकर उससे बातें कर रही है। वह भी अपनी काली चमकीली आँखों से उनके मुंह को देख रहा है। अपने दोनों हाथ सिकुड़ कर कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। चीनू भी नानी के पास आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ है। वह इसी चक्कर में है कि कब अपनी उंगली मुन्ने की आँख में गरा दे या उसके गाल पर पप्पी ले ले। माँ 10 बज गए हैं, जानबूझकर कहती हूँ, क्योंकि माँ की आदत है जहाँ घड़ी पर नज़र गई कि 10 बजे हैं तो अधूरे काम छोड़कर बिस्तर में जा घुसेगी, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है। 10 बज गए तो क्या हुआ, अभी हमारा मुन्ना राजा सोया नहीं है तो हम कैसे सो जाएं? माँ जानबूझकर तुतलाकर बोलते हुए स्वयं बच्चा बन गई है। थोड़ी देर में मुन्ने को सुलाकर माँ ढोलक ले कर बैठ जाती है। चल आ बैठ, 5 जच्चा शगुन की गा ले, आज दिन भर वक्त नहीं मिला। मैं उबासी लेते हुए उनके पास नीचे फर्श पर बैठ जाती हूँ। उन्हें रात के 11 बजे उत्साह से गाते देख कर सोच रही हूँ कि कहाँ गया उनका जोरों या कमर का दर्द। माँ को देखकर मैं कितनी हद तक संतुष्ट हो उठी हूँ। अब कभी ससुराल में अपने सुखद क्षणों में यह टीस तो नहीं उठेगी कि वह कितनी अकेली हो गई है। मेरा यह अनुभव तो बिल्कुल नया है कि माँ मेरे बिना भी सुखी हो सकती है। नामकरण संस्कार वाले दिन सुबह तो घर परिवार के लोग ही जुटे थे। भीड़ तो शाम को बढ़नी शुरू होती है। कुछ औरतें को समयाने में जगह नहीं मिलत, इसलिए वे घर के अंदर चली आ रही है। खाना पीना, शोर शराबा, गाना बजाना, उपहारों व लिफाफों को संभालते पता ही नहीं लगता कब 11:30 बज गए हैं। मेहमान लगभग जा चुके हैं।
कुछ भूले भटके 10 लोग ही खाने की मेज के इर्द गिर्द प्लेटें हाथ में लिए गपशप कर रहे हैं। वैरों ने तंग आकर अपनी टोपियां उतार दी है। वे मेज पर रखे टोपी नीचे रखी। वह शमियाने में बिखरी जूठी प्लेटों व गिलासों को समेटने में लगे हुए हैं। तभी एक बैरा गुलाब जामुन व हरी बर्फी से प्लेट में शुभकामनाएं लिखकर घर के अंदर आ जाता है। मम्मी बरामदे में बैठी है। वह उन्हीं से पूछता है, बहू कहाँ है, जिनके बच्चे की दावत है। तभी सारे घर में बहू की पुकार मच उठती है। भाभी अपने कमरे में नहीं है। मुन्ना तो झूले में सो रहा है। मैं भी उन्हें माँ पिताजी के कमरे में तलाश आती हूँ। तभी माँ मुझे बताती है, मैंने ही उसे ऊपर के कमरे में कपड़े बदलने भेजा है। बेचारी साड़ी व गहनों में परेशान हो रही थी। मैं ऊपर के कमरे के बंद दरवाजे पर ठक ठक करती हूँ। भाभी जल्दी नीचे उतरिए, भैया आपका इंतज़ार कर रहा है। भाभी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अभी उन्होंने जेवर नहीं उतारे हैं। उनके चलने से पायलों की प्यारी सी रुनझुन बज रही है। बहू हमारी शुभकामनाएं लीजिए। भैया सजी हुई प्लेट लिए आंगन में आकर भाभी के आगे बढ़ाता है। भाभी कुछ समझ नहीं पाती। मम्मी बरामदे में निक्की की चोटी गूंथते हुए चिल्लाती है, बहू इनको बख्शीश चाहिए। अच्छा जी, भाभी धीमे से कहकर अपने कमरे में से पर्स ले आती है। अब तक माँ के घर के हर महत्वपूर्ण काम में मुझे ही ढूंढा जाता रहा है कि शिल्पा कहाँ है। शिल्पा को बुलाओ, उसे ही पता होगा मैं क्यों अनमनी हो उठी हूँ। क्या सच में मैं यहाँ नहीं चाह रही कि बैरा प्लेट सजाकर ढूंढता फिरे कि इस घर की बेटी कहाँ है। 21 रुपये इतने से काम नहीं चलेगा बहू जी। भाभी और रुपये भी डालती है, लेकिन वह बैरा नहीं मानता। आखिर भाभी को झुकना पड़ता है। वह पर्स में से 500 रुपये निकालती है। बैरे को बख्शीश देता हुआ उनका उठा हुआ हाथ मुझे लगता है, जिस घर के कन कन में मैं रची बसी थी, जिससे अलग मेरी कोई पहचान नहीं थी, अचानक उस घर की सत्ता अपनी समग्रता लिए फिसल कर उनके हाथों में सिमट आई है। ना जाने क्यों मेरे अंदर अकस्मात कुछ चटकता है। मन ही मन मैं आज सचमुच पराई हो गई। आखिर मैं इस घर की बेटी जो हूँ। भाभी भी तो किसी घर की बेटी थी। दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों के लिए उनका मायका पराया हो जाता है और जहाँ वह पली बड़ी होती है उस जगह किसी और घर की बेटी ब्याह कर आ जाती है और उस घर को अपना बना लेती है। पर यह बदलाव किसी के लिए बहुत दुखद होता है, क्योंकि हम अपनी जगह पर किसी और को नहीं देख पाते हैं। पर समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।